गुड मॉर्निंग क्लास 11th बच्चों, आज का आपका टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। इससे पहले आप थर्मोडायनामिक्स में वर्क, एनर्जी, हीट, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा यू एंड कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच दोनों कर चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका थर्मोडायनामिक्स में इतना कवर हो चुका है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। क्या होती है थर्मोकेमिस्ट्री? थर्मोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस, या हम कह सकते हैं केमिकल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जो एनर्जी चेंजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सो थर्मोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच इज कंसर्न्ड विद द एनर्जी चेंजेस accompanying in chemical and physical processes और ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज कीजिए आपका कोई भी कंपाउंड है, NaCl है, और आपने इसकी रिएक्शन कराई है H2O के साथ। सो क्या होता है बच्चों? NaCl Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होता है। सेम एज H2O भी किसमें? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन होता है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन के साथ नए बॉन्ड्स को फॉर्म करता है, न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, और Cl हाइड्रोजन आयन के साथ नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। तो किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों? NaOH प्लस HCl। सो इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ है? NaCl सोडियम और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन एंड H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन के बीच नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है। सो बच्चों इस प्रोसेस में जिसमें कि सोडियम और क्लोरीन का क्या हुआ है बच्चों? सोडियम और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। सोडियम एंड क्लोरीन के बीच का क्या होता है बच्चों? बॉन्ड ब्रेक होता है, और सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सो बॉन्ड ब्रेक हुआ है बच्चों सोडियम और क्लोरीन के बीच से, तो क्या होगा? कुछ ना कुछ एनर्जी तो इसमें इवॉल्व या एब्सॉर्ब हुई होगी। अब सपोज करो आपकी अगर इस प्रोसेस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, आप सबको पता है क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी होती है किसी भी प्रोसेस के कंप्लीट होने के लिए एक्चुअली और जनरली जितनी स्टैंडर्ड एनर्जी की नीड होती है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आप सपोज कीजिए इस रिएक्शन के प्रोसीड होने के लिए आपको 540 किलो कैलोरी एक्टिवेशन एनर्जी की नीड है। ठीक है, अगर आपके मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है तो फिर ठीक है, 540 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो ये रिएक्शन विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट प्रोसीड हो जाएगी। लेकिन अगर आपके मॉलिक्यूल के पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, सपोज कीजिए आपके मॉलिक्यूल के पास इस सोडियम क्लोराइड के पास 440 किलो कैलोरी एनर्जी ही है, तो आपको 100 किलो कैलोरी एनर्जी इस रिएक्शन मिक्सचर को प्रोवाइड करनी होगी। दैट मींस ये रिएक्शन मिक्सचर में क्या होगा? हीट एब्सॉर्ब होगी। सो थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है बच्चों? जितने भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, आपने देखा होगा जैसे स्पार्क होता है, जब बिजली कड़कती है तो स्पार्क जब होता है तो क्या होता है? जो एनर्जी होती है वो किसमें कन्वर्ट हो रही होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आपको पता है जब स्काई में जब बारिश के टाइम पे क्या होता है? आसमान में बिजली कड़कती है, तो क्या होता है? आपने देखा होगा, आपने लाइट ऑब्जर्व की होगी, तो क्या होता है बच्चों? वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो जितनी भी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और थर्मोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें अब हम केमिकल और फिजिकल प्रोसेस में जितने ट्रांसफॉर्मेशन में जितनी भी एनर्जी चेंजेस होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो बच्चों जब रिएक्शन प्रोसीड होती है, आपको पता है जब रिएक्शन प्रोसीड होती है या तो उसमें क्या होता है? एनर्जी बाहर निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, या फिर उस रिएक्शन में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। सो कोई जितनी भी केमिकल प्रोसेस है जिसमें
क्वेश्चन आपका है कि जितनी भी केमिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है उसमें एनर्जी इवॉल्व हो रही है और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सो ये एनर्जी आती कहाँ से है? तो बच्चों देखो, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं या आपकी अर्थ में जितना भी मैटर एग्जिस्ट करता है, हर मैटर के पास अपनी कुछ न कुछ एनर्जी होती है और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उस मैटर की इंटरनल एनर्जी और इंट्रिंसिक एनर्जी। क्या कहते हैं हम उसे? इंटरनल एनर्जी और इंट्रिंसिक एनर्जी। सो नेक्स्ट होता है बच्चों, सपोज करो कोई भी रिएक्टेंट है जो आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों? प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। सपोज करो रिएक्टेंट की जो इंटरनल एनर्जी है वो है U1 एंड प्रोडक्ट की जो इंटरनल एनर्जी है वो है U2 एंड डेल्टा U क्या है? कि जिस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है उसे आप किससे डिफाइन करोगे? डेल्टा U से। तो U2 माइनस U1। सो आपके जो रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो रहे हैं? प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। तो सपोज कीजिए अगर तीन कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या है? अगर इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की इक्वल है किसके? इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपकी रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी के बिल्कुल इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि उस रिएक्शन में कोई एनर्जी चेंज नहीं हुआ। दैट इज no heat is evolved or absorbed in that particular reaction। कि उस particular reaction में ना कोई भी energy changes नहीं होता, ना तो heat evolve होती है और ना ही heat absorb होती है। So U1 equals to U2, that means no energy change occurs in the reaction. So that means neither heat is evolved nor absorbed। ना तो heat evolve होती है और ना ही heat absorb होती है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों? अगर जो प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी है वो ज्यादा है किससे? किससे ज्यादा है बच्चों? प्रोडक्ट की जो इंटरनल एनर्जी है वो रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी से क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अगर प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी से ज्यादा है इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब हुई है। सो heat is absorbed in the reaction। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों? अगर रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी क्या है? ज्यादा और प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी क्या है? कम। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी कम है तो इसका मतलब क्या होता है? कि रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई है क्योंकि आपकी प्रोडक्ट साइड हीट क्या है? कम है। सो हीट इज इवॉल्व in the particular reaction। So ये था बच्चों इंटरनल एनर्जी चेंज। नेक्स्ट इज एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज को किससे डिनोट करते हैं हम? डेल्टा
प्रोडक्ट की एंथैल्पी को, और HR से हम क्या डिनोट करते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को। सो अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है किससे, रिएक्टेंट से, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट, यहाँ पे देखो बच्चों, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम है, इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब हुई है। सो आप इसे किससे डिनोट करोगे, डेल्टा H पॉजिटिव साइन के साथ आप इसे डिनोट करोगे, क्योंकि आपका जो साइन कन्वेंशन है डेल्टा U एंड डेल्टा H के लिए, वो आपको जितनी भी आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन होगी आपको उसमें साइंस को डिनोट करना है। सो अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब हुई है, और आप उसको कैसे डिनोट करोगे, डेल्टा H इक्वल्स टू पॉजिटिव। नेक्स्ट, if enthalpy of reactant is greater than the enthalpy of product, अगर रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है प्रोडक्ट की एंथैल्पी से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हुआ है, हीट इवॉल्व हुई है। क्या है बच्चों, पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड एंथैल्पी ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड एंथैल्पी कम है। सो डेल्टा H अगर किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन से हीट इवॉल्व होती है तो डेल्टा H आप नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। सेम एज बच्चों साइन कन्वेंशन आप लिखेंगे डेल्टा U इंटरनल एनर्जी के लिए। अगर किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, दैट मींस U2 ज्यादा है एंड U1 कम है, तो इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब हुई है, और अगर हीट एब्सॉर्ब होती है तो हम डेल्टा U किस साइन के साथ डिनोट करते हैं, पॉजिटिव। और अगेन अगर रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है, इंटरनल एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की क्या है, कम है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई है। और अगर किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है तो उसे हम डिनोट करते हैं माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे एनर्जी इज एब्सॉर्ब और यहाँ पे लिख सकते हैं आप एनर्जी इज रिलीज्ड। सेम एज डेल्टा H पॉजिटिव है, हीट इज एब्सॉर्ब and heat is released. So ये है बच्चों साइन कन्वेंशन डेल्टा U एंड डेल्टा H के लिए। नेक्स्ट है बच्चों टाइप ऑफ रिएक्शन। आपको पता है टू टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकंड वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि एक्सो का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना, बाहर निकलना। थर्मिक का मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू थर्मल, दैट मींस हीट। सो वो रिएक्शंस, वो पर्टिकुलर रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बच्चों हीट इवॉल्व हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो आप डेल्टा H क्या होगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, नेगेटिव। एनर्जी क्या हो रही है बच्चों रिएक्शन में, कम, सो डेल्टा U भी क्या होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, नेगेटिव। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन।
डेल्टा यू इज ऑल्सो नेगेटिव। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा यू इज ऑल्सो पॉजिटिव। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन देखो बच्चों, सपोज करो कोई भी रिएक्टेंट है ए और वो एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है बी, ठीक है। अगर आपकी उस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, सो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर उस रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब हो रही है, सो कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप डेल्टा एच क्या लेते हैं, पॉजिटिव, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप डेल्टा एच क्या लेते हैं, नेगेटिव। सो हीट क्या होती है बच्चों किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में, the heat which is involved in a particular reaction, the heat which is involved in a particular reaction is called, बच्चों यहाँ पे इन्वॉल्व है क्योंकि यहाँ पे आप ना तो एक्सोथर्मिक डिनोट करेंगे, ना तो यहाँ पे आप एक्सोथर्मिक मेंशन करोगे और ना ही एंडोथर्मिक को मेंशन करोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं दी गई है। अभी आपने हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ कंबशन, ये पर्टिकुलर टाइप के रिएक्शन जब आप पढ़ेंगे तब आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को मेंशन करोगे। यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात नहीं हो रही है, टोटल हीट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है। किससे डिनोट करते हैं आप इसको, डेल्टा एच आर से। किससे डिनोट करते हैं हम इसे, डेल्टा एच आर से, हीट ऑफ रिएक्शन। तो इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा टर्म यूज किया है, इन्वॉल्व। सो द हीट विच इज इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। सपोज कीजिए कोई भी रिएक्टेंट है जो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अगर इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है तो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब हो रही है तो रिएक्शन कैसी होगी, ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है और हीट एब्सॉर्ब हो रही है रिएक्शन में, तो रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। सो अब बच्चों हम पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में आपको जितनी भी रिएक्शन होती है, चाहे वो कंबशन रिएक्शन हो, एडिशन रिएक्शन हो, हाइड्रेशन रिएक्शन हो, सॉल्यूशन हो, सॉल्वेशन रिएक्शन हो, जितनी भी टाइप की रिएक्शन होती है उसमें जो हीट इवॉल्व होती है या रिलीज होती, इवॉल्व होती है या रिलीज हो रही है या फिर एब्सॉर्ब हो रही है, इन सब के बारे में कवर करेंगे। सो फर्स्ट है बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन किससे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं डेल्टा एच एफ से। और बच्चों नॉट यूज करते हैं हम इसमें, नॉट क्यों यूज करते हैं, इट इंडिकेट द स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन किस पे होती है, 298, ये स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है
क्लोरीन, ऐसे आप इसे बैलेंस करोगे। यहाँ पे आप इसको, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था, आप इसको ऐसे कट नहीं करेंगे। सो क्या होती है बच्चों, हीट ऑफ फॉर्मेशन, द हीट विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 mole ऑफ अ कंपाउंड। नेक्स्ट, कंपाउंड्स होते हैं उनकी आप हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट को ही कंसीडर करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए हमें CO2 को फॉर्म करना है, 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन हमें करना है। सो CO2 किस स्टेट में होती है बच्चों, गैसियस स्टेट में होती है। किस किस एलिमेंट से बनी है, कार्बन से और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आप लिखोगे, ऑक्सीजन की स्टेट गैसियस, लेकिन कार्बन, कार्बन आपको पता है कार्बन की तो बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, ग्रेफाइट होती है, डायमंड होती है, फुलरीन होती है। तो कौन सी स्टेट आप यहाँ पे लेंगे कार्बन की, डायमंड, ग्रेफाइट या फुलरीन। बच्चों अकॉर्डिंग टू IUPAC ग्रेफाइट इज टेकन इन दिस रिएक्शन। हम हमेशा ग्रेफाइट को कंसीडर करते हैं इस रिएक्शन में। अगर आप ग्रेफाइट की जगह डायमंड लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम इस रिएक्शन की हीट ऑफ फॉर्मेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, कि CO2 तो फॉर्म होगी ही होगी। तो CO2 अगर फॉर्म हो रही है, अगर आप डायमंड की भी रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो CO2 तो फॉर्म होगी ही होगी, लेकिन हम इस रिएक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, इस रिएक्शन की हीट को हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं मानेंगे। हम किस रिएक्शन की हीट को हीट ऑफ फॉर्मेशन मानते हैं, ग्रेफाइट, जिसमें आप कार्बन को ग्रेफाइट की फॉर्म में लेते हैं। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू IUPAC जब आप ग्रेफाइट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और 1 मोल CO2 फॉर्म होता है, तो इस रिएक्शन की हीट ऑफ फॉर्मेशन को ही हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कार्बन तो 1 मोल ही है, ऑक्सीजन कितने हैं 2, सो आप किससे डिवाइड कर दोगे, हाफ से। तो बच्चों कुछ एलिमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC वो उसी स्टेट में लिए जाते हैं जैसे IUPAC ने उन्हें मेंशन किया है। जैसे कि सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। सो फर्स्ट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सल्फर। ऑक्सीजन की गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन हमेशा गैसियस फॉर्म में लिया जाता है। नाइट्रोजन की गैसियस स्टेट होती है, क्लोरीन की भी गैसियस स्टेट होती है। कार्बन अभी अभी हमने पढ़ा है किस स्टेट में लेना है आपको, ग्रेफाइट। अगर आपकी रिएक्शन में कार्बन ग्रेफाइट की जगह किस फॉर्म में दिया हुआ है, डायमंड फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप उस रिएक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, आयोडीन सॉलिड, सल्फर
H2O, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, किस किस से होगा, कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, H2 प्लस O2। हाइड्रोजन किस स्टेट में प्रेजेंट होगा, गैसियस, ऑक्सीजन भी किस स्टेट में प्रेजेंट होगा, गैसियस। बैलेंस करो आप रिएक्शन को, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, 2। सो आप इसको चेंज नहीं करोगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, 2, लेकिन यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, 1। सो किससे डिवाइड करोगे, हाफ से। सो ऐसे बच्चों आप रिएक्शंस को बैलेंस करोगे। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, which of the following reaction which of the following reaction defines delta HF note? आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन बतानी है कि कौन सी रिएक्शन सही होगी। फर्स्ट इज C diamond plus O2 in gaseous state, CO2। क्या फॉर्म हो रहा है, CO2। नेक्स्ट इज हाफ H2 प्लस हाफ F2, और किसका फॉर्मेशन होगा, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट इक्वेशन इज नाइट्रोजन N2 प्लस 3H2 क्या फॉर्म करे बच्चों, अमोनिया। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनिया गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट रिएक्शन इज CO प्लस हाफ O2, CO2। तो देखो बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला तो आपको पता है डायमंड फॉर्म में है, तो पहली रिएक्शन तो गलत है, क्योंकि इस रिएक्शन की हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड, हाफ H2 प्लस हाफ F2 HF। आपको पता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, 1 मोल ऑफ कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो हीट इन्वॉल्व होती है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, एंड बैलेंस है हाफ H2 एंड हाफ F2, क्योंकि 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, एंड हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है और फ्लोरीन भी गैसियस स्टेट में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड। यहाँ पे देखो आप, थर्ड में 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा है, और फोर्थ में हम क्या लेते हैं, कार्बन लेते हैं, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये थी बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब और भी आपकी हीट ऑफ रिएक्शन है, जैसे हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ डाइल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्वेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये हम आपका नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब तक आपका जितना भी हो चुका है आप उसे रिवाइज जरूर करेंगे और प्रैक्टिस जरूर करेंगे।